नमस्कार। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, जिसमें कि अलग-अलग प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और यह विस्थापन सहसंयोजक बंध द्वारा स्वयं अथवा अन्य अभिकर्मकों की उपस्थिति द्वारा प्रेरित होता है। इस प्रकार के विस्थापन में कुछ कार्बन में कुछ ऐसे केंद्रों का निर्माण होता है जिन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भिन्न-भिन्न होता है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं। इनमें मुख्य जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन withdrawing or electron donating effect of adjacent groups or atoms is called inductive effect। यानी कि जैसे इसमें ये Cl जो है इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, तो अपने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण इसके ऊपर माइनस आई प्रभाव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके साथ जुड़े कार्बन के ऊपर प्लस आवेश आ जाता है। और क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश आता है तो इस बंध के ऊपर जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वह इस धन आवेश इस कार्बन के ऊपर आता है और हम इस प्रकार देखते हैं कि धन आवेश बढ़ता ही चला जाता है और इस प्रकार को हम प्रेरणिक प्रभाव करते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव में हम देखते हैं कि इसकी क्या-क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सहसंयोजक बंध का मूवमेंट सिग्मा बंध के थ्रू होता है और तो हम कह सकते हैं और जब तक ये Cl इससे साथ इस ब्यूटेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये Cl जब तक जुड़ा हुआ है, ये हमेशा इस प्रकार का प्रभाव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। ऐसे को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हुआ है और Cl जब तक जुड़ा हुआ है तो यह एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। तो इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। It is transmitted through sigma bonds. The magnitude of inductive effect decreases while moving away from groups, causing it. It is a permanent effect. It influences the chemical and physical property. तो जैसे जैसे कार्बन से दूर जाता है, आफ्टर थर्ड कार्बन इसका प्रभाव पूर्ण करीब करीब पूरा समाप्त हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, परमानेंट इफेक्ट है सिग्मा और ये आफ्टर थर्ड कार्बन एटम इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करता है। तो जैसा हम देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस अवे अलोंग द चेन एंड नॉट सिग्निफिकेंट बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मुख्यतः इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। नेगेटिव फर्स्ट है नेगेटिव इंडक्टिव आई प्रभाव। नेगेटिव इंडक्टिव आई प्रभाव जिसमें कि the electron withdrawing nature of groups or atoms is called as negative inductive effect. It is indicated by minus I. Following examples of group in increasing order. Negative का मतलब NH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत डेफिशिएंसी है, तो जो इलेक्ट्रॉन विद्युत अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसमें कि NO3 साइनाइड, SO3H, SO3 यहाँ रह गया है, CHO, CO, COH, COCl। तो हम देखते हैं कि इसका ये सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव NH3 का है एंड सो ऑन। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट जिसमें यहाँ धन आवेश नहीं लग पाया है, तो जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट अपने से दूर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे देने वाले इलेक्ट्रॉन समूह को या एटम को हम पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्यों CH3 समूह इलेक्ट्रॉन why alkyl groups are showing positive inductive effect। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में समझाया था
हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये एल्काइल समूह जो होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है अति पर संयुग्मन के कारण। जी, तो हम कह सकते हैं दो the CH bond is partially considered as non-polar. There is a partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on carbon atom. Therefore, each hydrogen atom acts as a electron donating group such as cumulative. This cumulative donation turns the alkyl moiety into an electron donating group. हम इसमें कह सकते हैं कि ये CH बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो H अलग होकर आयनिक कैरेक्टर दिखाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और हाइड्रोजन एज ए धन आवेश एज ए पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं। स्टेबिलिटी सबसे पहले एप्लीकेशन है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके कारण कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? क्योंकि इस कार्बन CH3 के ऊपर जैसा अति पर संयुग्मन में हाइपर कॉन्जुगेशन में समझाया गया है, इस धन आवेश के पास वाले कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो अति पर संयुग्मन के कारण एक एक हाइड्रोजन अलग होकर आयनिक बंध बनाकर H+ अलग निकल जाता है और इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बन जाता है। इस डबल बॉन्ड बनने के कारण ये स्थायी हो जाता है और इस कैटायन की धन जो होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध इससे जुड़े हुए रहेंगे जो कि अति पर संयुग्मन में पाया जाता है, तो इसमें 9 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो धन आयन के पास वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उसके कारण इसकी ये स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। द एल्काइल ग्रुप रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू, ये जो समूह है क्योंकि इनके ऊपर हाइड्रोजन उपस्थित है तो एल्काइल ग्रुप रिलीजेस electrons to carbon bearing positive charge and thus stabilizes the ion. The order of stability of carbocation is tertiary is more stable than secondary is more stable than 1 degree carbon atom and which is more stable than methyl carbon cation. Now we come to stability of carb anions. कार्ब एनायंस क्या होते हैं? कार्ब कैटायंस क्या होते हैं? कार्बोकेटायन वह कार्बन जिसके ऊपर धन आवेश पाया जाता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। कार्ब एनायन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, ऐसे कार्बन को हम कार्ब एनायंस कहते हैं। तो कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी जस्ट कार्ब कैटायन के अपोजिट होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे मिथाइल कार्ब एनायन है, मिथाइल कार्ब एनायन में HHH जिसकी कि 0 आई प्रभाव होता है, न तो इलेक्ट्रॉन देता है न इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन जैसे ही हम 1 डिग्री कार्ब एनायन के पास जाते हैं, इसके ऊपर एक CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह उपस्थित होता है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन माइनस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ने के कारण उसका प्रतिकर्षण के कारण और उसकी स्थायित्वता कम हो जाती है। जैसे ही हम 2 डिग्री कार्बन की तरफ जाते हैं, 2 CH3 समूह जुड़ जाते हैं। 2 CH3 समूह जुड़ने के कारण इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी स्थायित्वता और कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम 3 डिग्री कार्बन आयन के पास जाते हैं, कार्बन आयन के पास जाते हैं, तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन टर्शरी कार्ब एनायन होता है, जो कि तो हम क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम देख सकते हैं कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी प्राथमिक कार्ब एनायन 1 डिग्री कार्ब एनायन और सबसे ज्यादा स्थायी होता है देन टर्शरी कार्ब एनायन की। नाउ वी कम टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक। थर्ड पॉइंट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फेनोल्स। तो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स
minus I decreases the negative charge on carboxylate ion and thus by stabilizing it, hence the acidic strength increases when minus I groups are present. माइनस हम टोटली ऐसे ध्यान रख सकते हैं, माइनस आई प्रभाव वाले समूह अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ाते हैं और प्लस आई प्रभाव वाले समूह अम्लीय प्रवृत्ति को कम करते हैं। तो हम इसका उदाहरण लेके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि तो जैसे जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी है में एसिटिक अम्ल लेते हैं, फ्लोरो एसिटिक अम्ल, डाईफ्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राईफ्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में क्या है, CH3, इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। मोनोफ्लोरो में एक हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट किसका हो गया है, फ्लोरो का। इसमें 2 फ्लोरो समूह जुड़े हुए हैं और इसमें 3 फ्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अम्लीय प्रवृत्ति मतलब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मोनोफ्लोरो से हम ट्राईफ्लोरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अधिक विद्युत ऋणी समूह फ्लोराइड आयन इससे जुड़ता जा रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि कैसे हो रहा है ये, क्योंकि CH3 समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, प्लस आई प्रभाव वाला है, उससे COOH अम्लीय प्रवृत्ति कैसे इंक्रीज होगी, इस CO ऑक्सिलेट आयन में से COO माइनस और H अलग हो जाएगा। H अलग कब होगा, जब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। जब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, कैसे कम होगा, यहाँ तो CH3 देने वाला है, तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही फ्लोराइड आयन इससे जुड़ गया, फ्लोरीन इससे जुड़ गया तो ये इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, फ्लोरीन ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो ये आसानी से कार्बोक्सिलेट आयन आयनित हो जाएगा, आयनिक होकर H+ आयन दे देगा। यहाँ पे माइनस आई प्रभाव ड्यू टू 2 फ्लोरीन और इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 3 फ्लोरीन के कारण और इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय प्रभाव को भी अधिक प्रभावित करता है। इसकी हम इससे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये एसिड स्ट्रेंथ, जैसे हम देखते हैं कि फ्लोराइड का एसिड स्ट्रेंथ जो है फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है कि ये हम फॉर्मिक अम्ल लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल में CH3 के स्थान पर H जुड़ा हुआ है, जो तो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एसिटिक एसिड पर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ है। तो हम इसका मान pKa वैल्यू से भी पता कर सकते हैं। फॉर्मिक एसिड का pKa मान जो होता है 3.77 होता है, एसिटिक एसिड का 4.76 होता है, 4.76 होता है। इसका मतलब जिसका pKa मान कम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। इसी प्रकार तो हम देखते हैं कि अब पैरानाइट्रोफिनोल is stronger acid than phenol। ऐसा क्यों है, पैरानाइट्रोफिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 समूह जुड़ा हुआ है और इसमें पैराक्रिसोल में CH3 समूह जुड़ा हुआ है। CH3 समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और नाइट्रो समूह जो होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले NO2 समूह के कारण फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और आसानी से फिनोल आयनिक होकर H आयन दे देता है। लेकिन क्रिसोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 फिनोल के ऊपर बढ़ा देता है और बढ़ाने के कारण H जो है वो उस ऑक्सीजन से फिनॉक्सी आयन से अलग नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं CH3 group shows positive inductive effect, therefore the decreasing order of
एसिडिक कैरेक्टर। जिस प्रकार एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है प्राणिक प्रभाव, सेम उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ को भी प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ में द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्काइल ग्रुप जो होता है वो अमोनिया की स्ट्रेंथ को कम मतलब इंक्रीज करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण वो अधिक इलेक्ट्रॉन किसी को भी लुईस क्षार के अनुसार दे सकता है। तो जितने लुईस क्षार के ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। लेकिन फिनाइल समूह में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रवृत्ति होती है और सारे इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ से ले लेता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, उस कारण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते नाइट्रोजन पर, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups like alkyl group increases the basic strength of amines, where the electron withdrawing group like aryl groups decreases their basic nature. Therefore, alkyl amines are stronger Lewis bases than ammonia, where aryl amines are weaker than ammonia. Thus, the order of basic strength and alkyl and aryl amines are as follows. Reactivity of carbonyl compounds को भी हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है और एसीटोन है। फॉर्मेल्डिहाइड में 2 CH समूह जुड़े हुए हैं, एसिटल्डिहाइड में एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और एसीटोन में 2 CH3। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसमें कोई भी नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये प्रेरणिक प्रभाव प्रभावित करता है। प्लस तो thus the formaldehyde is more reactive than acetaldehyde and acetone towards nucleophilic addition reaction है। तो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसा कि अतिपर संयुग्मन के वीडियो में मैंने समझाया था, जैसे जैसे हम मिथाइल समूह से 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री की तरफ में बढ़ते हैं, तो जो स्टेबिलिटी है उनकी एनाइन फ्री रेडिकल्स की इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसमें अतिपर संयुग्मन प्रभाव अधिक पाया जाता है। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। परमानेंट इफेक्ट होता है, यह 2 प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जीरो आई इफेक्ट भी होता है जो कि हाइड्रोजन का होता है, जो इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। यह तीसरे कार्बन के पास समाप्त हो जाता है। इससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ता है, एल्काइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है, कार्ब एनायन पर इसकी स्टेबिलिटी का प्रभाव पड़ता है और फ्री रेडिकल पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।